आज हम कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र के अगस्त माह के टेस्ट का कॉपी का अध्ययन करेंगे। आदर्श गैस समीकरण का सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर होगा आदर्श गैस समीकरण का सूत्र है PV बराबर nRT। प्रश्न 2 है कौन सा एंथैल्पी सदैव ऋणात्मक होता है? इसका उत्तर है दहन की एंथैल्पी सदैव ऋणात्मक होती है। प्रश्न 3 है ऊष्माक्षेपी क्रिया हेतु डेल्टा H का मान क्या है? तो ऊष्माक्षेपी क्रिया हेतु डेल्टा H का मान हमेशा धनात्मक होता है। प्रश्न 4 ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को व्यंजक सहित स्पष्ट कीजिए। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की परिभाषा है ऊष्मा न उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका व्यंजक है माना किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा E1 है। यदि निकाय को Q कैलोरी ऊष्मा दी जाती है तो उसकी ऊर्जा का मान हो जाएगा E1 धन Q। और यदि निकाय पर W कार्य किया जाता है जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़कर E2 हो जाती है तो E2 का मान आएगा E1 धन Q धन W। अब पहले समीकरण दूसरा समीकरण E2 में से E1 को घटाएंगे तो E2 माइनस E1 करेंगे तो मान आएगा Q धन W। अब E2 माइनस E1 को हम लिखते हैं डेल्टा E के रूप में तो डेल्टा E बराबर हो जाएगा Q धन W। यही निकाय द्वारा किया गया कार्य है। यदि निकाय द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो W को हम लिखते हैं माइनस W के रूप में तो इससे डेल्टा E बराबर आ जाएगा Q ऋण W। प्रश्न 4 है क्या कारण है कि द्रव की बूंद गोलाकार आकृति की होती है? इसका उत्तर होगा द्रव में पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है और इस गुण के कारण द्रव अपने मुक्त पृष्ठ को सदैव एक खींची हुई झिल्ली के समान बनाए रखता है। अगला प्रश्न है बायल का नियम क्या है? इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। तो बायल का नियम होता है स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V उसके दाब P के समानुपाती होता है। तो P समानुपाती 1/V स्थिर ताप पर। तो हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में समानुपाती वाले चिन्ह को बराबर के चिन्ह में बदलने के लिए एक स्थिरांक लगाते हैं तो P बराबर हो जाएगा K 1/V। तो यहाँ K क्या है? एक नियतांक है तो PV बराबर आ जाएगा K। पक्षांतर करने पर ये समीकरण 1 के रूप में इसको लिखेंगे। प्रारंभिक स्थिति में हम P बराबर लिखते हैं P1 P और V बराबर लिखेंगे V1। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो P1 V1 बराबर हो जाएगा K। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब अंतिम स्थिति में P का मान को लिखेंगे P2 और V के मान को लिखेंगे V2। तो इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो P2 V2 बराबर हो जाएगा K। ये समीकरण 3 है। अब समीकरण 2 में 3 को घटाने पर तो P1 V1 माइनस P2 V2 बराबर होगा K ऋण K। अब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा K ऋण K कट जाएगा तो P1 V1 बराबर हो जाएगा P2 V2 पक्षांतर करने पर। प्रश्न 7 है आदर्श गैस और वास्तविक गैस में अंतर लिखिए। तो आदर्श गैस जो होती है वो आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT का सभी ताप और दाब पर पालन करती है और वास्तविक गैस निम्न दाब और ताप पर ही आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है। दूसरा अंतर है आदर्श गैस के अणुओं के स्वयं आयतन गैस के आयतन की तुलना आदर्श गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है और वास्तविक गैस के अणुओं का आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता है। तीसरा अंतर है आदर्श गैस का इनके अणुओं में परस्पर आकर्षण नहीं होता है। वास्तविक गैस में अणुओं में परस्पर आकर्षण होता है जिससे इनका दाब गैस की तुलना में कम होता है। अगला अंतर है आदर्श गैस न्यूनतम विचलन प्रदर्शित करती है और वास्तविक गैस धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करती है। प्रश्न 8 है 3.32 पर पाँच dm वर्ग आयतन घेरने वाली 4.0 मोल गैस के ताप की गणना कीजिए। अब इसका हल देखिए कि P का मान दिया है 3.32, V का मान दिया है 5 dm क्यूब और N का मान दिया है 4.0 मोल।
तो गैस समीकरण पी वी बराबर NRT में मान रखेंगे। तो ये हमको निकालना है, क्या निकालना है देखिए प्रश्न। अरे ताप की गणना करना है ना, तो हम लोग इसको पक्षांतर करके समीकरण T बराबर आ जाएगा PV बराबर बटे NR। तो P का मान दिया है, V का दिया है, N का R मान दिया है और R का भी मान दिया है। R का मान हम लोग को पहले से फिक्स रहता है, पता है। तो सब मान को रखेंगे तो T बराबर हो जाएगा 50 केल्विन। अब प्रश्न 9 है, उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी प्रक्रम में 4 अंतर लिखिए। तो उत्क्रमणी प्रक्रम का पहला अंतर है, ये प्रक्रम अत्यंत धीमी गति से संचालित होते हैं। इनमें संचालनकारी व विपरीतकारी बलों के बीच अंतर सूक्ष्म होता है। और अनुत्क्रमणी प्रक्रम जो होते हैं वो वास्तविक व स्वतः परिवर्तित होते हैं। दूसरा अंतर है, उत्क्रमणी का ये स्वतः अधिकांशतः सैद्धांतिक प्रक्रम होते हैं। और अनुत्क्रमणी प्रक्रम का दूसरा बिंदु है, ये ये प्रक्रम तेजी से घटित होते हैं और इनमें संचालकता बल में काफ़ी अंतर होता है। तीसरा अंतर है, उत्क्रमणी प्रक्रम को पूर्ण होने में अत्यंत समय लगता है और अनुत्क्रमणी प्रक्रम को पूर्ण होने में निश्चित समय लगता है, मतलब इनका मान फिक्स रहता है समय का। चौथा अंतर है, इनके प्रक्रमों में किया गया कार्य अधिकतम होता है और अनुत्क्रमणी प्रक्रम में किया गया काम अधिकतम नहीं होता है। प्रश्न 10वां है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माशोषी में ऊष्मा अवशोषित होती है। और दूसरा अंतर है, इस अभिक्रिया में ताप में वृद्धि होती है, ऊष्माक्षेपी में ताप में वृद्धि होती है, ऊष्माशोषी में ताप में कमी होती है। तीसरा अंतर है, ऊष्माक्षेपी का अभिक्रियाओं से वातावरण का ताप बढ़ जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में वातावरण का ताप कम हो जाता है। इसी का दूसरा बिंदु है, प्रश्न 10 का दूसरा प्रश्न है, आंतरिक ऊर्जा को स्पष्ट कीजिए। तो किसी पदार्थ की एक निश्चित दिशा में एक निश्चित मात्रा से संबंध कुल ऊर्जा को उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो U बराबर होता है, ई को ई भी लिख सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा को EV धन ER धन E के। तो आंतरिक ऊर्जा का मान भिन्न भिन्न होता है, जैसे उदाहरण है EX ER EV E। तो U बराबर हो जाएगा कुल आंतरिक ऊर्जा, मतलब सारी आंतरिक ऊर्जाओं को जोड़ देंगे तो अलग अलग प्रकार की जो ऊर्जाओं को जोड़ेंगे तो उनका जो मान आएगा वो रहेगा आंतरिक ऊर्जा।